हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन उसकी बात करेंगे। हम लोगों ने देखा था अभी अभी जस्ट पिछले वीडियो में कि जो पब्लिक सेक्टर है वो काफी पिछड़ गया है और जितना एक्सपेक्टेशन थी, जितनी नीड है, उस गैप को फिल नहीं कर पाया और वहां पे हमारा प्राइवेट सेक्टर आ गया। तो इसमें कुछ बहुत अच्छे फायदे भी हुए हैं और कुछ नुकसान भी हैं। दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में लगभग 70% हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के पास है। 40% जो हॉस्पिटल में बेड्स है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। 60% हमारे यहाँ जो डिस्पेंसरीज हैं, दवाखाने इनको बोल सकते हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर की हैं। अच्छा, 80% जो हमारे आउट पेशेंट्स हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हॉस्पिटल में कुछ चेकअप कराने आए हैं, दिखाने आए हैं, उनको हॉस्पिटल में रुकना नहीं है, तो 80% ऐसे लगभग पेशेंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं और 46% अंतरोगी इन पेशेंट। इन पेशेंट का नंबर इसलिए कम है क्योंकि बेड्स ही कम है इनके पास, है ना। सरकारी हॉस्पिटल में इनकी हालत बहुत ही खराब होती है, फिर वो जाते हैं और वहां पर बेड्स में ऑक्यूपाइड रहते ही हैं। इस वजह से ये नंबर थोड़ा कम है। बाकी आपको दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। ठीक, अच्छा, अब आप साथ में समझिए, साथ ही साथ जो मेडिकल शिक्षा, एजुकेशन है और प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उसमें भी इनका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रोग निदान अन्वेषण यानी कि रिसर्च चल रहा है। फिर दवाइयों की बिक्री में भी ये बहुत आगे हैं। मेडिकल सेवाओं की व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रखी है। और इन सारी चीजों को देखते हुए समझ में आता है कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो चुका है। और धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की और ज्यादा आवश्यकता भी पड़ सकती है। और अच्छा क्या हुआ इस चीज से? अच्छा ये हुआ साथ में 1990 का आप एलपीजी याद करिए। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद क्या हुआ है कि जो भारत के एनआरआईज थे, एनआरआईज मतलब समझते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ऐसे भारतीय जो भारत में नहीं रह रहे, किसी और देश में रह रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि भारत की जो करेंसी है वो बहुत वीक है। $1 ₹75 का है। अगर आपको कोई $20 देता है, इसका मतलब आपको करीब ₹1500 मिल गया है। और अमेरिका जैसे देशों में $20 खर्च करना बहुत छोटी बात है। या अमेरिका से कोई भारत आता है और मान लीजिए कुछ ऐसा इलाज कराता है जो वहां पर बहुत ही महंगा हो रहा था और भारत में बहुत सस्ते में हो जाता है, तो भारत में वास्तव में ये चीज का बेनिफिट उनको दिखना स्टार्ट हुआ। और ऐसी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस थे, एनआरआईज थे, इसी फार्मास्यूटिकल एजेंसी, मतलब बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने इंडिया में कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोले। क्या खोले? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ऐसे अस्पतालों का निर्माण किया। अब ये अस्पताल काफी महंगे होते हैं, इनमें बहुत सारी अच्छी सुविधाएं रहती हैं। तो एक इंटरनेशनल कमीशन है जो अप्रूव करता है हॉस्पिटल्स को। तो इंडिया में करीब 40-45 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। और वो अप्रूवल इतनी आसानी से नहीं मिलता और एक देश में इतने सारे हॉस्पिटल्स को मिले, ये बड़ी बात होती है। तो इस वजह से बहुत सारे भारत में बाहर से लोग आना स्टार्ट कर चुके हैं अपना इलाज कराने के लिए, और उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। क्या बोलते हैं? मेडिकल टूरिज्म। अब समझिएगा, आज से काफी साल पहले, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले ऐसा होता था, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होती थी। अब मान लीजिए भारत का कोई बहुत ही पैसे वाला इंसान है, उसको अपना इलाज कराना है, लेकिन भारत में उतने अच्छे संसाधन ही नहीं है, तो वो उसको मजबूरन विदेश आना पड़ता था। ठीक है, हमारे अभी भी कुछ पॉलिटिशियंस है जो अमेरिका में जाकर के कुछ इलाज कराते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो कुछ हो जाता है तो अमेरिका या किसी और डेवलप कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन अब बहुत सारे विदेशी भारत में आना इसलिए स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि भारत में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है प्राइवेट सेक्टर की वजह से वो बहुत अच्छी हुई है और काफी साफ सुथरा रहता है। आपसे पैसे भी काफी लेते हैं, लेकिन उनके लिए वो पैसा इतना नहीं है क्योंकि उनके देश में तो बहुत ज्यादा महंगा है, तो वो भारत आना स्टार्ट कर चुके हैं। भारत से भी लोग जाते थे। तो एक तरह से मेडिकल टूरिज्म जो है वो भारत के प्रति, अब एक तरह से बोला जाए तो थाईलैंड में बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिज्म चलता है, दूसरे नंबर पे भारत आ चुका है। और अभी भारत जो सरकार है उसने मेडिकल वीजा के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेडिकल टूरिज्म के लिए अगर आना है तो उससे भारत को फायदा होता है। कोई भी विदेशी बाहर से आकर के भारत में काम करा रहा है तो भारत के लोगों को पैसा मिल रहा है, तो इससे भारत की इंडस्ट्री को फायदा। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये काफी अच्छी चीज हुई। लेकिन दुख की बात है, इसमें किस तरह के हॉस्पिटल्स आते हैं? बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। गंगाराम है दिल्ली में, फोर्टिस हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, ये अंबानी साहब की जो माता का नाम है उनके नाम पर कोकिलाबेन नाम से हॉस्पिटल है। तो ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ही महंगे हैं भारतीयों के हिसाब से, लेकिन विदेशियों के हिसाब से बहुत सस्ते हैं। और जो वहां पर लीलावती हॉस्पिटल है मुंबई में, तो ऐसे इन हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी सर्विसेज रहती हैं और विदेशी आकर के यहाँ पर अपना इलाज करा रहे होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि लोग मेडिकल अपना कुछ इलाज कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनको अफोर्ड भारत के जो अमीर लोग हैं वो कर पाते हैं, और जो पर्यटक है चिकित्सा के दृष्टिकोण से आ रहे हैं वो कर पाते हैं। एक आम भारतीय नहीं जा पाता है।
है ना। कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर रात भर का सिर्फ कमरे का किराया 35,000 रुपए है, समझ रहे, मतलब बहुत ज्यादा लग्जरियस होटल्स के पीछे छोड़ दिया उन लोगों ने। तो ऐसी स्थिति है। अब वही है कि कम से कम सुविधा है, ये भी बड़ी बात है। मान लीजिए आपके देश में होती नहीं तो फिर यहाँ पर आते ही नहीं, तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो खराब बात नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे भारतीय जो है उनकी पहुंच के बाहर है ये सारे हॉस्पिटल्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, इसको हम लोग बोल देते हैं आयुष, एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है सरकार के द्वारा। इसमें क्या आ जाती है, हमारी जो मैंने 3 का नाम आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसी में 6 तरह के सिस्टम्स आ जाते हैं। सिद्धा जो है वो आपका तमिलनाडु में एक ओरिजिन हुआ, इसका ओरिजिनेट हुआ था। और इस तरह का क्या क्या आता है, आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है। अब यूनानी तो वास्तव में बाहर से आया था 18वीं शताब्दी में, लेकिन भारत के ही कल्चर में आकर के मिलजुल गया है, तो हम लोग इसको भी इंडियन सिस्टम बोल देते हैं। ऐसे ही सिद्धा है, ये तो तमिलनाडु का मैंने बताया। प्राकृतिक चिकित्सा को हम लोग नेचुरोपैथी कहते हैं। फिर होम्योपैथी भी ओरिजिनेट नहीं हुई इंडिया में, बाहर से आई, और इन सारे में भी डिग्रीज मिलती हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन सबको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। कि क्यों प्रमोट करने की आवश्यकता है, कई लोग इस पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और जो एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि इनमें से कुछ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत अच्छा लेती है। आयुर्वेद को बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन होम्योपैथी को कई लोग क्वेश्चन करते हैं, यूनानी को भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं। नेचुरोपैथी भी अच्छा है, लेकिन क्यूरेटिव उतना अच्छा नहीं है। तो प्रिवेंटिव में क्या होता है कि आप बचा लो पहले से, क्यूरेटिव होता है कि कुछ बीमार हो गया फिर आपको इलाज करना है। तो बीमार होने के बाद इलाज करना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं कई लोग इसमें, बट फिर भी इसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता में क्यों प्रतीत होती है मालूम है आपको? क्योंकि भारत में जो झोला छाप डॉक्टर्स है ना, जिनको फर्जी डॉक्टर्स बोलते हैं, ये भाई साहब 10 लाख से ऊपर है, समझ रहे हैं। तो जो झोला छाप लोग हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उनकी तुलना में इन लोगों को काफी चीजें आ रही होती हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह की चीजें चलती है। तो कायरोप्रैक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है, उनको भी असली डॉक्टर नहीं माना जाता। और कुछ कुछ कॉमेडी सीरीज होती है यूएसए की, उनमें उनका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ पर भी ये लोग पढ़ाई करते हैं, इन्होंने काफी चीजें पढ़ी तो है, कई चीजों का आइडिया है। हमारे यहाँ तो अभी झोला छाप डॉक्टर्स की इतनी बड़ी समस्या है, दिल्ली में आप देखोगे तो 50,000 झोला छाप डॉक्टर्स मिल जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे सर्वे बताते हैं। देश भर में 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की और दवाई बांटते फिर रहे हैं। और किस तरह की दवाई? एलोपैथिक दवाई। और एलोपैथिक के लिए आपको एमबीबीएस तो करना ही चाहिए, कम से कम वो बैचलर्स डिग्री है मिनिमम, वो आपको पास होनी चाहिए, और वो नहीं है फिर भी लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तो बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, तो ये वैसे लोग हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है। कई लोग फर्जी डिग्री भी लगा लेते हैं, कई लोग ऐसे पकड़े भी जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी चल रही हैं, और इस वजह से बोला जा रहा है कि इनको हम प्रमोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में अदरवाइज जो रेशियो है वो 1:1457 का है। और यहाँ पर आपको एक बात जान करके थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है, जो हमारे एमडी एमबीबीएस के बाद लोग क्या करते हैं, एमडी करते हैं, एमएस करते हैं, सर्जन बनते हैं, या फिर मास्टर्स होता है डॉक्टर जो डॉक्टर्स का, तो उसको एमडी बोलते हैं। अब इन दोनों में ही आप ये समझ लीजिए कि पहले 1:1 का रेशियो होता था किसका, एक टीचर एक ही स्टूडेंट को पढ़ाता था। तो इसलिए बहुत कम नए लोग एमडी कर पा रहे थे, बहुत कम नए लोग सर्जन बन पा रहे थे, और भारत का आवश्यकता ज्यादा है। तो अभी भारत ने क्या कर दिया था, 1:2 का रेशियो कर दिया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, और बाकी के लिए जो गवर्नमेंट है उसमें 1:3 का कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि और नए हमारे यहाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बनकर के आ पाए जो और ज्यादा स्किल्ड है। तो ये सारी चीजें की जा रही है। अब लेकिन झोला छाप लोगों की जो समस्या है वो बहुत ही बड़ी समस्या है। और साथ में क्या क्या समस्या निकल करके आई, ये क्यों आई झोला छाप की समस्या? वो इसलिए आई क्योंकि 2001-2 में भारत में लगभग 13 लाख मेडिकल उद्यम थे। उद्यम मतलब एंटरप्राइजेस थे, लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है, ठीक है, 13 लाख। अब सोचिए 9.5 लाख के आसपास तो हमारे यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स हुआ करते थे, और 7,80,000 के आसपास हमारे जो है बाकी जो आयुष वाले हैं वो मिला लो, तो सब मिलाकर के जो भी नंबर आ रहा था उसमें से 13 लोग का अपना उद्यम हो गया। सारे लोग वो नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग कौन है, फर्जी लोग आ गए। क्यों आ गए फर्जी लोग? अब इनके हिसाब से 22 लाख लोग कार्यरत हैं, तो 22 लाख लोग तो नंबर ज्यादा हो गया। नर्सेस वगैरह को भी आप मिला सकते हो, कंपाउंडर्स हैं, कई लोग असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर्स के, वो सारे लोग खुद से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स खुद से दवा देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक, तो ऐसा चल रहा होता है। अब इसमें 80% से ज्यादा ऐसे उद्यम है जिसमें कोई एक ही मालिक है, एक इंसान काम कर रहा है, वही मालिक है। अब ये सब जो चीजें हुई है ना, नियंत्रण नहीं था यहाँ पे, योजनाओं का नियंत्रण नहीं था, खुले में चल रहा है, जो कुछ चल रहा है चलने दो। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने देखा कि पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं है ठीक से, चलो हम भी डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। या उन्होंने देखा गांव में आसपास लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें चल रही होती कि नहीं हमारे यहाँ तो एक तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी हैं, लड़कियों को कम तवज्जो दी जाती है, तो कई बार बोलते हैं नहीं हमें लड़का होने की दवाई दे दो। तो इस तरह की चीजें भी चल रही होती कि लड़का होने की दवा देते हैं, जबकि वो जिसने कक्षा 8, 9, 10 की भी साइंस ठीक से पढ़ी तो समझ में आ सकता है, वो नहीं कर सकते हम लोग। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि जो व्यवस्थित विनिमय है उसका अभाव रहा है, विनियमन।
विनिमय नहीं, सॉरी, विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन रहा नहीं, नियंत्रण रहा नहीं, इसी में हमारे जो कुकुर मुत्ते होते हैं ना, कहीं कहीं उग जाते हैं। ऐसे झूला छाप डॉक्टर्स बहुत सारे उग करके आ गए हैं और समाज में बहुत सारे उनको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, सर्विस तो दे ही रहे हैं। अब वो सर्विस से हो सकता है कि अभी थोड़े दिन पहले का ही केस है, बांगरमो एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहां पर कोई एड्स से इन्फेक्टेड सीरीज थी, उसी को लगा दिया तो फिर एड्स हो गया उस महिला को भी। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, ये लोग कम पैसे चार्ज करते हैं और बातें बहुत देर तक करते हैं, बैठ करके बात करते हैं। तो कई लोगों को एक प्लेसिबो इफेक्ट भी बोला जाता है कि आप फिर बात करो, कुछ भी दवाई दे दो, तब भी लोगों को लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही होती है हमारे समाज में, दुख की बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या समझ में आया कि निजी क्षेत्र ने कम से कम एक स्तर की सुविधाएं तो प्रोवाइड की है, भले ही महंगी हो। तो महंगे होने की वजह से बहुत सारे भारतीयों की पहुंच के बाहर है, लेकिन अमीर भारतीय और विदेशी पर्यटक, उनको यहाँ पर आने का जगह मिला है और हम उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम सुविधा देना भी बहुत इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद ही इसी में स्वास्थ्य को लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट विषय रह गए हैं कि हेल्थ पैरामीटर्स कैसे हैं वो देखेंगे। और हम लोगों ने इसी वीडियो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें पिछले वीडियो का जो एक चीज रह गई थी, हम लोगों ने टेबल देखी थी, तो वो इस वाले वीडियो में देख ली थी। अब आगे बात करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स की स्थिति क्या क्या है, महिलाओं की स्थिति कैसी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।